Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir. Our today's chapter is chapter number 2 from our Hornbill Book of English. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The author is Gordon Cook and Alan East. ये जो चैप्टर है ये एक नाविक की कहानी है, एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो मिलकर ये पूरी जो दुनिया है उसका एक चक्कर लगाना चाहते थे। जिस प्रकार से आज से लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक जो थे उन्होंने एक चक्कर लगाया था दुनिया का वाया सी रूट के द्वारा, उसी प्रकार से आज ये जो फैमिली है, नरेटर और उसकी फैमिली, ये सब लोग चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया का उसी प्रकार से एक चक्कर लगाएं। उस बात को 200 साल हो चुके हैं और इन लोगों ने अब डिसाइड किया है कि ये ऐसा करेंगे। ये बात है जुलाई 1976 की। इट इज़ जुलाई 1976। तो ये वो समय था जब नरेटर जो था वो और उसकी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ जिसका नाम था मैरी, उनकी बेटी जिसका नाम था सुजैन और उनका बेटा जिनका नाम था जोनाथन। अब आगे हम जो डॉटर थी इनकी, जो बेटी थी जिसका नाम था सुजैन, उसको सू के नाम से हम संबोधित करेंगे और जोनाथन को हम जॉन के नाम से संबोधित करेंगे। इन लोगों ने मिलकर इस दुनिया का एक चक्कर लगाने की कोशिश की और इनके साथ दो एक्सपर्ट्स भी थे, दो एक्सपर्ट क्रूमैन भी इनके साथ थे जिनका हम नाम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन कौन थे वो थे एक अमेरिकन क्रूमैन थे जिनका नाम था लैरी विजिल और दूसरे जो इनके साथ थे वो एक स्विस थे जिनका नाम था हर्ब सिगलर। ये दो लोग इनके साथ थे ताकि ये एक्सपर्ट्स थे और इन लोगों की, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिचुएशन होती है सी के अंदर वो कभी भी बदल सकती है। वो एक आसान रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप आसानी से इस दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का साथ होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो इसलिए इनके साथ ये दो एक्सपर्ट्स भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही आसान कहानी है, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब बात है जुलाई 1976 की, जुलाई 1976, जब जो नरेटर है वो, उनकी पत्नी जिनका नाम हमने पढ़ा अभी मैरी, उनका बेटा जोनाथन जो था और उनकी बेटी जिसका नाम था सुजैन जो कि 7 साल की थी, उनका बेटा 6 साल का था। ये सब लोग मिलकर प्लायमथ इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है प्लायमाउथ, वहाँ से इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि इनके साथ दो एक्सपर्ट्स भी थे, दो क्रूमन थे इनके साथ एक्सपर्ट जिनका नाम हमने पढ़ा है लैरी विजिल और हर्ब सिगलर, ये लोग इनके साथ थे। अब इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की प्लायमाउथ इंग्लैंड से और लगभग इनकी यात्रा जो थी 3 साल की यात्रा का शुरुआती दौर, यानी कि जो स्टार्ट किया गया था, जो 3 साल की यात्रा ऐसी मानी जाती थी कि लगभग 3 साल लगेंगे इनको, और ये यात्रा जो शुरू हुई वो हुई प्लायमाउथ इंग्लैंड से। और इनका जो पहला पड़ाव था वो था अफ्रीका का पश्चिमी तट यानी कि केप टाउन में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो शहर है केप टाउन, वहाँ इनको पहुँचना था और ये वहाँ तक पहुँचे। और ये जो इनका रास्ता था ये बहुत ही सुंदर सुखदाई, यानी कि एकदम इजी था इनके लिए, एकदम कंफर्टेबल रास्ता था। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि इन्होंने जिस बोट का यूज़ किया वो बोट इनके द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था वेव वॉकर, और ये लगभग 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वुड से ये बनाई गई थी और इसको प्रोफेशनली बनाया गया था और इसको बनाने में महीनों लगे थे। उसके बाद इसको टफेस्ट वेदर में भी टेस्ट किया गया था कि कहीं इसमें कोई खामी ना रह जाए, यानी कि इसका पूरे तरीके से जांच पड़ताल की जा चुकी थी ताकि ये कहीं इस लंबे सफ़र में इनको धोखा ना दे जाए। और जो इनका पहला जो हम कह सकते हैं लेग बोल सकते हैं, यानी कि पहला जो पार्ट था वो इनका काफ़ी आसानी से बीत गया, बहुत ही अच्छे से ये केप टाउन तक पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद पूर्व की ओर मुख करने से पहले वे दो क्रूमैन, यानी कि जो दो इनके साथ क्रूमैन थे लैरी विजिल और हर्ब सिगलर, उन दोनों को इन्होंने अपने साथ लिया था जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में भी जीवित रहने की कला जानते थे, यानी कि एक्सपर्ट्स थे, जो कि एक बहुत ही टफ सिचुएशन इनके सामने आने वाली थी। जो अभी तक का जो इनका जो सफ़र था वो तो बहुत ही अच्छा गया, लेकिन आगे ये कहाँ पहुँचने वाले हैं, साउथ
इंडियन ओशन के अंदर दक्षिणी हिंद महासागर में ये पहुंचने वाले हैं। और वो जो एरिया है, वो जो समंदर है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन वहाँ पर रहती है। तो इसलिए इन्होंने अपने साथ दो एक्सपर्ट्स को लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया है, लैरी और हर्ब सिगलर। ये दो लोग इनके साथ आ गए ताकि ये इस सागर से जो इनको सामना इसका करना पड़ेगा उसमें इनकी मदद वो कर सकें। दूसरे दिन वे मजबूत हवाओं और ख़तरनाक लहरों से सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे। यानी कि जब वहाँ से चले तो अगले दिन ही बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। अब 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर तक वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पहुँचने का प्रबंध करते रहे। यानी कि जो शुरू के दिन थे, 25 दिसंबर की बात की जाए तो तब तक उनका एक टारगेट था कि 25 दिसंबर तक वे केप टाउन पहुंच जाएं, और उससे लगभग ये 3500 किलोमीटर दूर थे। खराब मौसम के बावजूद परिवार जो था वो नाव पर क्रिसमस मनाता है। अब उसी दौरान क्रिसमस आ जाता है और ये नाव पर ही मौसम बहुत ख़राब है, बहुत टफ वेदर है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन ऐसे में भी ये लोग क्रिसमस को ऑन बोर्ड, यानी कि बोट के ऊपर ही क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि गुजरते समय के साथ मौसम ख़राब हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है मौसम और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो बात है अभी 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस की। वो क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन वेदर इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड सो। अब बात की जा रही है 2 जनवरी की। 2 जनवरी की सुबह परिवार जो है उसके सामने बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बड़ी लहरें उठने लगती हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। यानी कि समंदर बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी हो जाता है और वे लोग तूफ़ान को जीप को गिराकर नाव को धीमा करने का प्रयास करते हैं। जीप की बात करें तो जीप जो बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं JIB, जीप जो है वो क्या है, वो जो एक सेल होता है ऊपर, एक लंबा सा कपड़ा जो कि बोट के फ्रंट में रहता है, जिसको अगर खोल दिया जाए, उसको खोल दिया जाए तो उससे जो गति है नाव की वो थोड़ी धीमी हो सकती है। तो इन्होंने इस प्रकार उसकी गति को धीरे करने की कोशिश की। इवन उन्होंने जीवन रक्षक ड्रिल भी परफॉर्म किया। जीवन रक्षक ड्रिल का मतलब यहाँ पर कि अपने आप को सेफ रखने के लिए, जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाए तो किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हो लाइफ राफ्ट ड्रिल, यानी कि एक मॉक ड्रिल बोल सकते हैं कि अपने आप को सेफ रखने के लिए किस प्रकार से अगर मौसम बिगड़ता है या बोट डूबने लगती है तो वो किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह की एक मॉक ड्रिल उन्होंने की, जिसमें उन्होंने लाइफ जैकेट और आयलस्किन दान करके सबसे ख़राब स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। यानी कि जो भी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अटैच लाइफ लाइन्स, यानी कि जो बोट्स होती हैं, लाइफ बोट्स होती हैं, फिर डॉन्ड ऑयलस्किन एंड लाइफ जैकेट्स, यानी कि इन सब चीज़ों को, जो भी उनको अपने आप को सेफ रखने के लिए, यानी कि आपातकाल स्थिति के लिए, यानी कि इमरजेंसी के लिए वो किस प्रकार से उनको परफॉर्म करना है। जब इमरजेंसी होती है तो किस प्रकार से वो तुरंत अपने आप को बचाएं और अपने परिवार को, यानी कि जो साथी क्रू मेंबर्स हैं उनको किस प्रकार से वो बचाएं, इसके लिए उन्होंने एक मॉक ड्रिल बोल सकते हैं, यानी कि लाइफ राफ्ट ड्रिल, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा करके देखा कि अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो क्या उसके लिए तैयार हैं। तो इन्होंने इस तरीके से वो अपने आप को उसमें करके देखा और उन्होंने पाया कि सब कुछ ठीक है। बाद में शाम को एक पूरी तरह से बड़ी लहर, एक बहुत बड़ी, बोलो तो बहुत बड़ी विशाल जबरदस्त लहर आकर जो नाव थी वेव वॉकर जिसका नाम था, जो नाव थी जिसका नाम वेव वॉकर था, उसके डेक से टकराती है और नाविक जो थे, जो उसके क्रू मेंबर्स थे, उनको उठाकर बाहर फेंक देती है। वह अपनी मौत के करीब पहुंच जाते हैं। तो समझिए कि उनकी स्थिति कैसी है, यानी कि एक बड़ी सी लहर ने आकर उनको उठा के बाहर फेंक दिया है, तो उनको तो अपने सामने मौत दिखने लगती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। और फिर एक और विशाल लहर आती है और वो उसे ठीक पीछे की तरफ फिर से उसको नाव को पलटा देती है, यानी कि नाव पलट जाती है। अब जो नरेटर हैं वो गार्ड को पकड़ते हैं और नाव में वापस चले जाते हैं, यानी कि पकड़कर वो किसी तरीके से जो साइड में एंगल्स वगैरह लगी होती हैं उसको पकड़कर किसी तरीके से कूदकर वापस चले जाते हैं। वो अपनी पसलियाँ और मुंह में चोट उनके काफ़ी लगती है, उससे वो काफ़ी दर्द में है, यानी कि उनकी जो पसलियों में
चोट लगी है और उनके मुंह में भी थोड़ी चोट लगी है, जिससे वो काफ़ी दर्द में है, काफ़ी पीड़ा में वो हैं। अब यहाँ पर ये महसूस करते हुए कि जहाज़ के निचले हिस्सों में पानी भर चुका है, वो मैरी को हैंडल संभालने को कहते हैं। यानी कि उनको फील होता है कि जहाज़ का जो निचला हिस्सा है, जो बॉटम है, जो पानी के साथ टच रहता है, उसके अंदर पानी भरने लगा है। ऐसे में वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि आप इसको संभालो, हैंडल को संभालने का वो निर्देश देते हैं। और उसी दौरान लैरी और हर्ब जो थे वो पानी निकालने की कोशिश करते हैं। वे अपने कैबिन में बच्चों की जांच करने जाते हैं कि बच्चे तो सब ठीक हैं, वो देखने जाते हैं। जहाँ पर सू जो थी उसके सिर पर बहुत ज़ोर से चोट लगी है और उसे बताती हैं, लेखक को बताती हैं कि उसके सर पे बहुत तेज़ चोट लगी है, बहुत ज़ोर से चोट लगी है, जिससे वो काफ़ी दर्द में है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। यानी कि जो बच्ची है, सू जो है, सुजैन जो है, उसको जब नाव पलटी एकदम से, जब बड़ी लहर के टकराने से नाव पलट गई, तो ऐसे में सू के सर में काफ़ी ज़ोर से चोट लगी है, लेकिन वो इसकी ज़्यादा परवाह नहीं कर रही है, उसको ज़्यादा इस बारे में वो सोच नहीं रही है। उसी दौरान जो लेखक हैं, ऑथर जो हैं, वो वहाँ पर पाते हैं कि एक छेद है जिससे पानी अंदर आ रहा है, और वो उस छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे जो ज़्यादा पानी था, मैक्सिमम पानी जो बोट के अंदर आया था, वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उनके हैंड पंप जो थे, वो मलबा गिरने के कारण, जो उसके अंदर का सामान जो पूरा टक्कर से इधर उधर हो गया है, वो मलबे के कारण उनके जो हैंड पंप हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर उनको इलेक्ट्रिक पंप जो था वो उसको देखते हैं, तो वो पाते हैं कि इलेक्ट्रिक जो पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है। लेकिन लकीली, बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि एक बिजली के पंप को ढूंढ रहे थे और वो उनको मिल गया, और उस पंप का उपयोग करके उन्होंने पानी निकालना शुरू कर दिया। यानी कि जो उसके अंदर, बोट के अंदर जो पानी आ रहा था, वो धीरे धीरे उसको जो पंपों की मदद से बाहर जो है पंप किया जाता है, वो पंप सारे उनके ख़राब हो चुके थे, लेकिन उसी दौरान उनके पास एक एक्स्ट्रा पंप था जो कि काम कर रहा था, और उसकी मदद से उन्होंने उस सारे पानी को उस बोट में से बाहर निकालने की कोशिश की, और इसमें वे सफल रहे। वे रात भर पंपिंग करते रहे और स्टीयरिंग करते रहे। यानी कि पूरी रात उन्होंने पंपिंग की, पानी को बाहर निकालने की कोशिश की, और स्टीयरिंग यानी कि पूरी रात चलते रहे। यहाँ तक कि उनके यहाँ तक कि वो जिस सिचुएशन में थे वहाँ पर उनका बचना संभव नहीं था। यानी कि आप वो बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनको कोई मदद के लिए आए, कोई उनकी कोस्ट गार्ड्स वगैरह रहते हैं, कोई उनकी मदद करे। इसके लिए वो मे डे कॉल देते हैं। अब ये मे डे कॉल क्या है? मे डे कॉल वो कॉल रहती है जिसमें जो समंदर के अंदर अगर किसी जहाज़ को या किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत रहती है, तो वो रेडियो के ऊपर मे डे करके इस तरीके से आवाज़ करता है, ये शब्द बोलता है। इसको कहा जाता है मे डे कॉल्स। जिसको सुनने के बाद जो भी जहाज़ या जो भी कोई व्यक्ति अगर उसके आजू बाजू में है, तो तुरंत उस व्यक्ति की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच सकता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाएगा मे डे कॉल्स के बारे में। तो मे डे कॉल क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर से, कि जब मदद मांगी जाती है, अगर सी के अंदर कोई व्यक्ति, भले वो अपनी बोट पे है या बड़ा जहाज़ है कोई, तो अगर वो ख़राब स्थिति में है, यानी कि उसको मदद की ज़रूरत है, और उस दौरान वो मे डे के नाम से अपने मे डे जी जो है कॉल, वो अपने रेडियो से प्रसारित करता है। तो नियर बाय जो भी बोट या जो भी जो कंटेनर या कुछ भी उसके आजू बाजू है, अगर वो कार्गो उसके आजू बाजू कुछ है, तो वो तुरंत जो भी नियर बाय होगा वो उसकी मे डे कॉल का जवाब देगा, और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से जो लेखक जो थे उन्होंने मे डे कॉल जारी की, लेकिन उनकी मे डे कॉल का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि अब जवाब क्यों नहीं दिया गया ये आप बताइए। जवाब इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो दक्षिणी हिंद महासागर में थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दूर दराज एरिया माना जाता है, जहाँ पर बहुत कम जो शिप्स हैं उनका आना जाना रहता है।
इसलिए उनकी मीडिया कॉल्स का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सू जो थी, सुजैन, उसका सर सूज चुका था, उसकी आंखें काली हो गई थी और उसकी बाह पर गहरा कट लग गया था, यानी कि जो नाव पलटी थी उससे उसका सर सूज चुका था, उसकी आंखें काली हो गई थी और बाह पे भी बहुत ज़्यादा गहरा कट लग चुका था। जब पिता ने उनसे पूछा, उस बच्ची से पूछा, सू से, कि तुम्हारी चोटें कैसी हैं, तो उन्होंने जब सू से पूछा गया कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, यानी कि तुम ठीक हो, तो ऐसे में सू जो थी वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। उसने देखा कि पिताजी जो हैं वो किस प्रकार से परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो ऐसे में वो अपने पिताजी को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बच्ची ने कहा कि आई एम टोटली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस प्रकार से पिता को लगा, राइटर को लगा कि वो सब ठीक हैं, जबकि उसके विपरीत जो बच्ची थी उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अब आगे क्या बताया गया इसमें, परिवार जो था वो नाव को लहराने के बाद 15 मिनट तक जीवित रहता है।